हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 11 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 9 दिसंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई थी और वहां पर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और साथ साथ में जो लर्न टॉप क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिविजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो अपनी क्लास रहती है रिविजन क्लास रहती है और प्रतिदिन 2 दिन के अंतराल पर करवाई जाती है। जैसा कि ये जो क्लास है कुमार गौरव सर के द्वारा 9 दिसंबर को करवाई गई थी और मैं जो है आपको इसका जो रिवीजन करवा रहा हूँ वह करवा रहा हूँ 11 दिसंबर को। तो इससे आप लोगों को अच्छा रिवीजन हो जाता होगा और जो भी पॉइंट्स आप लोग भूल जाते हैं वो आप लोगों को फिर से याद हो जाते होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा गया है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा क्या किया गया है, फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। किसकी सूची जारी की गई है? विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की। इसमें सबसे शक्तिशाली महिला कौन बनी है? वे बनी है उर्सुला वॉन डेर। कौन बनी है? उर्सुला वॉन डेर। ये कौन है? यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं। और दूसरी जो सबसे शक्तिशाली महिला हैं ये कौन है? क्रिस्टलीन लेगार्ड हैं और ये जो है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड जो है ये दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर हैं कमला हैरिस। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। ये अमेरिका की क्या है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। तो पहले नंबर पर है उर्सुला वॉन डेर और दूसरे नंबर पर है क्रिस्टीन लेगार्ड और तीसरे स्थान पर है कमला हैरिस। ये तीन महिलाएं जो हैं विश्व के सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं में टॉप 3 रैंक में हैं। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कि इन 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो इसमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। 6 भारतीय महिलाओं में से पहले स्थान पर कौन रही हैं? पहले स्थान पर रही हैं निर्मला सीतारमण और इनकी अगर ओवरऑल रैंक की बात की जाए तो ये 36वें स्थान पर हैं। और उसके बाद में माधवीपुरी बुच जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये कौन से स्थान पर हैं? ये 54वें स्थान पर हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको सभी याद रखने हैं। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, सबसे शक्तिशाली महिला उर्सुला वॉन डेर और भारत में सबसे शक्तिशाली महिला पूछा जाएगा तो निर्मला सीतारमण। बस ये 2 फैक्ट आपको यहाँ से ज़रूर याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि किस राज्य में महिला पीएसी बटालियन का निर्माण किया गया है? भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जहां पर महिला पीएसी बटालियन का निर्माण किया गया है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है किस राज्य में विधानमंडल के मानसून सत्र में इतिहास में पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया है? किस राज्य की विधानमंडल के मानसून सत्र में इतिहास में पहली बार महिला दिवस का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल में ऐसा किया गया है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है? विधान परिषद की सीट 100 है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीट 31 है, यानी कि 31 है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बालिका पंचायत। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बालिका पंचायत का गठन किया गया? तो ये है गुजरात और बालिका पंचायत का नाम क्या है? कुनरिया बालिका पंचायत। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? भारत की पहली कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? ये बनी है अभिलाषा बराक। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी रितु खांडेरी। कौन बनी? रितु खांडेरी। नेक्स्ट पॉइंट है WTO की पहली महिला हेड। वो WTO की पहली महिला हेड कौन बनी है? ये बनी है नागोजी ओंकाजा-इवेला। कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना मैत्री दिवस से। और मैत्री दिवस को कब मनाया जाता है? ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा मनाया जाएगा, इसकी घोषणा भारत ने की है। बात करेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो आपको याद होगा कि 1971 में क्या हुआ था? 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था किसके लिए हुआ था? ये जो युद्ध है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ा गया था। ये युद्ध किस लिए हुआ था? बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हुआ था। और इसी के चलते बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश जो है 16 दिसंबर 1971 को आज़ाद हुआ था। लेकिन बांग्लादेश को आज़ाद घोषित कर दिया गया था 6 दिसंबर 1971 को ही। इसीलिए 6 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात की जाए 16 दिसंबर 1971 को क्या आज़ाद हुआ? बांग्लादेश आज़ाद हुआ।
इसमें एक समझौता हुआ था, यानी कि एक साइन किए गए थे किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर, यानी कि जब इसने सरेंडर किया तो किस पर साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया था। ये साइन किसके द्वारा किए गए थे, ये जो साइन है अब्दुल्ला नियाज के द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा, अब्दुल्ला नियाज के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि संप्रति जो अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच होता है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बोंगो सागर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता 1972 को हुआ था। कौन कौन से देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत की तरफ से कौन थी, इसमें भारत की तरफ से थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये समझौता किया था। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो 100वें नंबर का संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, ये 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। ये जो एग्रीमेंट है किसके किसके बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि शून्य सीमा रेखा कहाँ है। शून्य सीमा जो रेखा है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो बीच की रेखा है उसी को क्या कहते हैं, शून्य सीमा रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कौन से देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर सीमा की लंबाई पूछेगा तो 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तब आपको बता देना है पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो है ये फहमीदा अजीम को दिया गया। फहमीदा अजीम कौन से देश की हैं, फहमीदा अजीम बांग्लादेश की हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, संगम अभ्यास 2022। संगम जो अभ्यास है ये नेवी की एक्सरसाइज है और भारत और अमेरिका के बीच में होती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, और 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन गोवा में किया गया है। तो यहाँ पर संगम अभ्यास से संबंधित आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। किसकी एक्सरसाइज है, तब आपको बताना है नेवी की एक्सरसाइज है। कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच होती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत हुई थी 1994 में। अगर पूछा जाए कि 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो 2022 में जो इसका आयोजन है ये गोवा में किया गया है। बात करेंगे यहाँ पर गोवा की, तो गोवा के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये जो सिग्मो फेस्टिवल है इसको कहाँ मनाते हैं, सिग्मो फेस्टिवल को गोवा में मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, तब आपको बताना है 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर आपसे सन पूछेगा तो सन बता देंगे 1987 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गोवा पर किसका निवेश था, तो गोवा पर पुर्तगालियों का निवेश था। किसका निवेश था, पुर्तगालियों का निवेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकाला गया, इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। और अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय जो है ये 1961 में चलाया गया था। और दूसरा पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है। तो हर घर जल प्रमाणित जो पहला राज्य है ये गोवा है, और जिला पूछेगा तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश बता देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि जीएसटी संग्रहालय का निर्माण अभी हाल ही में कहाँ किया गया है, तो इसका निर्माण गोवा में किया गया है। तो आपको यहाँ से हमने जितने भी पॉइंट गोवा से संबंधित बताए हैं ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो है कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है। इसी प्रकार से वज्र प्रहार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, भारत और अमेरिका के बीच ही होती है। तो आपको याद रखना है कि टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज पूछे या वज्र प्रहार एक्सरसाइज पूछे किसके साथ होती है, भारत और अमेरिका के साथ में। और अभी अभी हमने पढ़ा संगम अभ्यास, वो भी किसके साथ में, अमेरिका के साथ में। एक और एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास के नाम से, तो युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है, ये भी अमेरिका के साथ में ही होता है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है रिम पैक एक्सरसाइज। रिम पैक एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज है, ये नेवी की एक्सरसाइज है। और 2022 में इसका जो आयोजन हुआ है हवाई द्वीप पर इसका किया गया है। हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका में है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि रिम पैक एक्सरसाइज में भारत की तरफ से कौन सा INS शामिल हुआ, तो INS सतपुड़ा इसमें शामिल हुआ।
अगला पॉइंट दिया गया है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? तो ये 4 देशों के बीच में होती है जो कि क्वाड संगठन के सदस्य हैं। क्वाड संगठन के 4 सदस्य भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैं और इन्हीं 4 देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। बात करेंगे क्वाड की, तो क्वाड की जो 2022 में बैठक हुई है, कहाँ हुई है? इसकी बैठक हुई है जापान की राजधानी टोक्यो में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है I2U2। I2U2 एक संगठन है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें I2 का मतलब है डबल आई और डबल आई से यहाँ क्या हो जाएगा? इंडिया और इजराइल, इंडिया और इजराइल। और U2 का मतलब डबल U यानी कि USA और UAE, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। अभी हमने आपको बताया था जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है कौन कौन से देशों के बीच होती है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होती है। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। कितनी बढ़ोतरी की गई है? 0.35% की बढ़ोतरी की गई है। पहले रेपो रेट कितनी थी? पहले जो है रेपो रेट ये 5.90 थी और अब कितनी बढ़कर हो गई है? अब जो है ये 6.25 हो गई है। कितनी हो गई है? 6.25% हो गई है। ये जो नई रेपो रेट है इसका मान आपको यहाँ से याद रखना है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना दिया गया है मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुई थी? मौद्रिक नीति समिति की जो स्थापना हुई थी ये 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था इसके स्थापना करने का? इसका स्थापना का उद्देश्य है महंगाई को कंट्रोल करना। और इसकी समीक्षा जो होती है, मौद्रिक नीति समिति एक साल में कितनी समीक्षा करती है? एक साल में 6 बार समीक्षा पेश करती है। कितनी बार? एक साल में 6 बार समीक्षा पेश की जाती है इसके द्वारा। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मौद्रिक नीति समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुल सदस्यों की संख्या होती है 6। और मौद्रिक नीति समिति का हेड अगर पूछा जाएगा तो बता देंगे कि आरबीआई का गवर्नर इसका हेड होता है। और आरबीआई के वर्तमान हेड कौन है? शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? जीएसटी परिषद का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 279A में है। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कौन ज़्यादा होता है? तो रेपो रेट का मान ज़्यादा होता है किससे? रिवर्स रेपो रेट से। अगला पॉइंट दिया गया है मोसी ओ तुन्या नाम के जो सिक्के हैं कौन से देश के द्वारा चलाए गए हैं? ये जिम्बाब्वे के द्वारा चलाए गए हैं। और ये सिक्के किसके हैं? सोने के सिक्के हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन सिक्कों को जिम्बाब्वे के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन से। तो ड्रोन कौशल जो प्रशिक्षण सम्मेलन है इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका आयोजन है पहली बार किया जा रहा है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है तब आपको बताना है। चेन्नई के गरुड़ एरो स्पेस सेंटर पर किया जा रहा है। ये एक स्टार्टअप है और वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का? तो आपको बताना है कि इसका उद्घाटन जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि ऑपरेशन 777 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ड्रोन के उपयोग करने से। किसमें? कृषि उद्योग में। कृषि उद्योग में ड्रोन का उपयोग करने से संबंधित है। कितने जिलों में? 777 जिलों में। ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा शुरू किया गया? ईडी और एनआईए के द्वारा इसको शुरू किया गया। ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ड्रोन महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट दिया गया है कि ड्रोन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ड्रोन नीति बनाने वाला जो पहला राज्य बना है ये बना है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नागरिक हवाई सेक्टर में ड्रोन की अनुमति कौन से देश के द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है इजराइल के द्वारा। भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम क्या है? भारत का पहला यात्री ड्रोन जो है ये वरुण है। और भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका अनावरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसके बाद में अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है कि एक दिवसीय अबुआ बुगिन होदमो यानी कि हमारा बेहतर स्वास्थ्य जो शिविर है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन झारखंड के सरायकेला में किया गया है। और कौन से मंत्रालय के द्वारा अगर पूछा जाए तो इसका जनजातीय मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है।
बात करेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ होता है? झारखंड में होता है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 को साकची में हुई थी, यानी कि जमशेदपुर में। हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात जो है ये सुवर्ण रेखा नदी पर है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि आयुष्मान भारत जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना, इसको कहाँ से और कब शुरू किया गया? इसको 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू किया गया था। और इसमें स्वास्थ्य बीमा कितने का दिया जाता है? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना को कब कहाँ से शुरू किया गया था? झारखंड से इसको शुरू किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022। अंतर्राष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो संघाई सहयोग संगठन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। G20 2022 की बैठक कहाँ हुई है? इंडोनेशिया के बाली में हुई है। G7 2022 की बैठक कहाँ हुई है? इसकी बैठक जर्मनी में हुई है। बिमस्टेक 2022 की बैठक कहाँ हुई? इसकी बैठक हुई है श्रीलंका कोलंबो में। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहाँ हुई है? ब्रिक्स 2022 की बैठक चीन में हुई है। और ये इसका कौन सा शिखर सम्मेलन था? 14वां शिखर सम्मेलन इसका ये था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 पूरे विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार जो इसका आयोजन है कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाते हैं? 12 दिसंबर को। आयोजन कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका शुभारंभ कौन करेंगे? इसका शुभारंभ करेंगे यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कौन करेंगी इसका शुभारंभ? यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। थीम याद रखनी है। थीम इसकी क्या रखी गई है? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्थी फ्यूचर फॉर ऑल। ये इसकी थीम है। ये थीम भी आपको यहाँ से याद रखनी है। बात करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वाराणसी के बारे में आपको याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन की जो पहली सांस्कृतिक राजधानी है कौन है? वाराणसी है। और 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड कौन से राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। रुद्राक्ष सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? रुद्राक्ष सेंटर जो है ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। रोपवे यातायात को पहले शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? ये बन गया है वाराणसी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अपना क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 संबंधित है ONGC से, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन से। इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। कार्यकाल इनका कितना होगा? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहने वाला है। स्थापना अगर पूछी जाएगी कि ONGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ONGC जो है ये एक महारत्न कंपनी है। बात करेंगे कि ONGC की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम क्या है? ONGC की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष का नाम है अलका मित्तल। ONGC के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि एक महारत्न स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात की जाए महारत्न कंपनियों की, तो महारत्न कुल कितनी कंपनियां हैं? कुल 12 जो है महारत्न कंपनियां हैं। अब महारत्न कंपनियां देखेंगे और उनकी स्थापना देखेंगे और उनका मुख्यालय देखेंगे। यहाँ पर जो पहली महारत्न कंपनी लिखी है भेल। भेल की स्थापना कब हुई थी? भेल की स्थापना जो है 1964 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। BPCL की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका मुंबई में है। CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। कोल से याद रख सकते हैं कोलकाता। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड पूछेगा तो मुख्यालय क्या बताएंगे? कोलकाता बताएंगे। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। उसके बाद में दिया गया है HPCL। HPCL की स्थापना कब हुई थी? HPCL की स्थापना 1974 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में है। IOCL की स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है।
एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। उसके बाद में दिया गया है ओएनजीसी। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। कहाँ इसका मुख्यालय है? मुख्यालय इसका देहरादून में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। पावर ग्रिड की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका गुड़गांव में है। पावर फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? पावर फाइनेंस की स्थापना 1986 में हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो दोस्तों अभी तक हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं और करंट अफेयर्स के बाद में अपना जो टॉपिक रहता है गायत्री मंत्र का टॉपिक रहता है और आज के जो अपना गायत्री मंत्र का टॉपिक है उसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछी जाए कब हुई थी तो आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल मिलाकर 6 अंग हैं और 6 अंगों में से 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और एकमात्र अंग ऐसा है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। ये वाला पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तब आपको बताना है कि यूएनओ में 193 सदस्य हैं और नवीनतम सदस्य पूछा जाएगा यानी कि 193वें नंबर का जो सदस्य है वह कौन है? दक्षिणी सूडान है। और ये कब शामिल हुआ था इसमें? 2011 में इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। बात की जाए यूएनओ के अंग की तो यूएनओ के कितने अंग हमने बताए? यूएनओ के यहाँ पर हमने आपको 6 अंग बताए हैं। अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है यहाँ पर महासभा, सबके आगे संयुक्त राष्ट्र आपको लगाकर चलना है यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। दूसरा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और छठा अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। हमने आपको बताया कि इसके 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है? जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन एकमात्र अंग ऐसा है जिसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय जो है आपको द हेग नीदरलैंड में मिलेगा। और बाकी जो 5 अंग हैं इनके महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, सामाजिक परिषद हो गया, न्यास परिषद हो गया और सचिवालय हो गया, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तो विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तब आपको बताना है कि विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तब आपको बताना है कि इसमें 15 सदस्य होते हैं जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। और इन 5 सदस्यों के पास में क्या होती है? वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर वाले कौन कौन से देश हैं यानी कि 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? उन सभी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। संयुक्त राष्ट्र के अंग पूछेगा तब भी कितने हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं पूछेगा तब भी कितनी है? 6। अब ये 6 भाषाएं आपको याद रखनी है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये जो 6 भाषाएं हैं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, दूसरा पॉइंट अपना है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पहले तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों को जुड़वा बहनें कहते हैं। जुड़वा बहनें किसे कहते हैं? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहते हैं? जुड़वा बहनें कहते हैं। बात की जाए इन दोनों की स्थापना की तो इन दोनों की जो स्थापना है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944-45 में इन दोनों की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बात करेंगे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है इसकी जो मुद्रा है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा क्या है? SDR है। SDR का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसका मतलब क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसके नवीनतम सदस्य कौन है? इसका नवीनतम सदस्य है अंडोरा। IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा है? IMF का नवीनतम सदस्य है अंडोरा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सार्क से संबंधित।
सार्क से संबंधित कौन सा पॉइंट है यहाँ से सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। तब आपको बताना है कि सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके सदस्य देशों की संख्या है 8। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 को ढाका घोषणा पत्र से, इससे संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसके सदस्यों के नाम। 10 सदस्यों के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि म्यांमार जो है सार्क संगठन का सदस्य है या नहीं है? तो आपको बताना है कि ये नहीं है, क्योंकि इन 10 देशों में म्यांमार का नाम तो आपको कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। तो जितने नाम इसमें हैं वही इसके सदस्य हैं, बाकी सदस्य इसके नहीं हैं। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है वो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि म्यांमार इसका सदस्य है या नहीं है। तो आपको बता देना है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आसियान से संबंधित। आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जो पूछा जाता है कि बैंकॉक घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तब आपको बताना है कि इसका संबंध आसियान से है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? तो आसियान में 10 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत जो है ये आसियान का सदस्य है या नहीं? तब आपको बता देना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत आसियान संबंध की शुरुआत कब हुई थी? भारत आसियान संबंध की शुरुआत हुई थी 1992 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है G7 संगठन से। G7 संगठन में कितने देश हैं? G7 संगठन में 7 देश सदस्य हैं। इसकी ट्रिक आप लोग यहाँ से देख लेंगे और उसके बाद में इसके जो सदस्य हैं वो नाम आप लोगों को याद रखना है। G से हो जाएगा यहाँ से जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस, J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा, ई से हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये 7 सदस्य देश हैं और अभी हाल ही में G7 की जो 48वीं बैठक है कहाँ हुई है? 48वीं बैठक इसकी जर्मनी में हुई है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंटरपोल से संबंधित। इंटरपोल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन में। इसकी 90वीं महासभा की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है। कब? 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एडीबी से संबंधित यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1966 यानी कि 1966 में। अगला पॉइंट है WTO से संबंधित। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। सदस्य देशों की संख्या 164 है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है यानी कि पहली महिला महानिदेशक जो इसकी हैं नागोजी ओंकाजा इवेला हैं और ये नाइजीरिया देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। स्थापना इसकी हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी है नैरोबी। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ओपेक। ओपेक के बारे में देख लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक ये संगठन है। ओपेक क्या है? ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में सदस्य कितने हैं? 27। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रिटेन जो है अभी हाल ही में इससे अलग हुआ है जिसको ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूनिसेफ से संबंधित। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तब आपको बता देना है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना की बात करेंगे यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की स्थापना जो है ये 1946 में हुई थी। अगला पॉइंट दिया गया है अंकटाड से संबंधित। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। अगला पॉइंट है WWF से संबंधित। WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी और इसका लोगो क्या है? इसका लोगो है पांडा। अगला पॉइंट है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है और इसी के द्वारा एक रेड डेटा बुक के नाम से जारी किया जाता है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? रेड डेटा बुक जो है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला पॉइंट है स्थापना। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है FATF से संबंधित। FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है WHO से संबंधित। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। अगला पॉइंट दिया गया है ILO से संबंधित। ILO की स्थापना कब हुई थी? ILO की स्थापना 1919 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या इसमें 30 है। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला पॉइंट है SCO, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 1996 में। मुख्यालय बीजिंग में है। सदस्य देशों की संख्या 9 है। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है बिमस्टेक। बिमस्टेक का फुल फॉर्म पहले आपको देख लेना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देशों की संख्या 7 है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। सेशन अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग इस क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।